वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज डिस्कस करते हैं हम क्लास 12th इंग्लिश टर्म 2 एग्जाम के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। एंड गाइस, अब की बार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए हमें सीबीएसई इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि अब की बार हम अपनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में डायरेक्टली अपने पैसेज में से लाइंस कॉपी करके नहीं लिखेंगे। ओके, पहले क्या होता था हमारा कि हमारे को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जब आता था, हम सेक्शन नेम के जितने भी क्वेश्चन होते थे रीड करते थे, आंसर हमें पैसेज में मिल जाता था और हम उन लाइन्स को कॉपी करके जो है लिख देते थे एंड हमें मार्क्स मिल जाते थे। बट अब की बार सीबीएसई ने स्ट्रिक्टली बता दिया है कि आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको आंसर्स को खुद से बनाकर लिखना है। तो वो कैसे करने वाले हूँ वो आज मैं आपको पूरा इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, अपने अनसीन पैसेज में फुल मार्क्स लेके आने हैं, तो इन सब बातों को अच्छे से समझ लेना कैसे आप अपने एग्जाम में अनसीन पैसेज सॉल्व करने वाले हो। एक एग्जाम्पल भी करेंगे जिससे हमें समझ में आ जाएगा हाउ वी विल डू दिस अनसीन पैसेज, जिसमें हमें खुद से आंसर बना के लिखने हैं। तो पहली चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, अगर आपको खुद से आंसर बना के लिखने की टेक्निक सीखनी है, आपके एग्जाम में जो पैसेज आया हो वो आपको पूरा समझ में आ गया हो, क्योंकि आंसर खुद से बना के लिखने हैं तो पैसेज को समझना भी जरूरी है। जैसे आपका जो लिटरेचर पोर्शन होता है उसमें भी तो क्वेश्चन के आंसर्स हम खुद से बना के लिखते हैं, तो उससे पहले हमें चैप्टर पढ़ाए जाते हैं ना, हमें हर चैप्टर की नॉलेज होती है। वैसे ही यहाँ अनसीन पैसेज में आपको उस पैसेज को समझ लेना है। अब कब समझोगे, तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि हमेशा हमारे एग्जाम में अभी जो होगा उसमें 15 मिनट का हमें रीडिंग टाइम मिलेगा, ठीक है। तो उस 15 मिनट की रीडिंग टाइम को स्टार्टिंग में आप 5 मिनट जितनी भी देर हो ग्लिम्स ले लेना पूरे क्वेश्चन पेपर का, एंड फिर कोशिश करना कि बाकी बचे हुए टाइम में आप इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिए। पैसेज को रीड करना, बहुत ध्यान से रीड करना, समझने की कोशिश करना कि वो पैसेज आपको क्या कह रहा है, एंड आप आंसर्स लिख पाओगे जब आप खुद से समझ लोगे उसको। एक और चीज़ आती है, वो क्या है कि पहले क्वेश्चन रीड करें या पहले पैसेज रीड करें। वैसे तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हो, कोई ऐसा रूल नहीं है, बट येस आपको हेल्प कर सकता है ये कि आप पहले स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस पढ़ लो। यानी कि जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर आया एंड आपका रीडिंग टाइम है एंड आप सोच रहे हो या आपको ये पैसेज सॉल्व करना है, तो तुम क्या करना, पहले स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन पढ़ लेना, 2-3 ही पढ़ लेना चाहे। उससे क्या होता है, हमें पैसेज बिना पढ़े ना पैसेज का ग्लिम्स मिल जाता है, हमें समझ में आ जाता है ये पैसेज किस चीज़ के बारे में बात करने वाला है, तो एक आइडिया हमारे दिमाग में होता है। और प्लस जब हमने वो स्टार्टिंग के 1, 2, 3 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और फिर हम पैसेज को रीड करते हैं तो हमें आंसर्स दिखने लगते हैं। बट अब की बार उन्हीं आंसर को कॉपी करके नहीं लिखना, उन आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है। कैसे करेंगे अभी बताती हूँ। तो मैंने क्या कहा, जैसे ही आपका रीडिंग टाइम होगा या जब आप सेक्शन ए सॉल्व कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। तो हम ट्राई करते हैं पहला क्वेश्चन पढ़ के ही, और जानते हैं ये पैसेज अभी मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं है ना किस बेसिस पे है, तो आप समझ जाओगे थोड़ा बहुत पहला क्वेश्चन पढ़ के कि पैसेज में क्या बात होगी। साइट अ पॉइंट इन एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट सजेस्ट द नरेटर विश एज द बस क्लाइम्स हायर। तो ये कह रहे हैं एक एविडेंस बताओ ऊपर पैसेज में से देख के जो नरेटर की विश सजेस्ट कर रहा है, जैसे जैसे बस जो है क्लाइम हाई करी, जैसे जैसे बस ऊपर गई। तो अभी हमें इस क्वेश्चन देख के समझ में क्या आया कि कोई हमारे नरेटर है वो बस में बैठ के किसी जर्नी पे जा रही है, तो आपको पैसेज में समझ में आ गया भैया ये तो किसी जर्नी को डिस्क्राइब कर रहा होगा हमारा ये पैसेज। ऐसे ही आपको हेल्प करेगी एग्जाम में जब आप पहले क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को रीड कर लोगे। ओके, तो ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। एक और चीज़ बताती हूँ आपको, हमेशा आपको जब लगता है ना कि अरे कौन ये जो मेरा ये वाला क्वेश्चन का आंसर है ये मुझे किस पैसेज में मिलेगा, उस पैसेज में आपको जाना है और उससे अपना नॉलेज लेनी है और फिर आंसर बना के लिखना है। तो एक चीज़ और देखो, यहाँ इस क्वेश्चन का कीवर्ड सर्च करो। इस क्वेश्चन में मेन बात क्या है, एज द बस क्लाइम्स हायर, ये लिखा है ना एज द बस क्लाइम्स हायर, वहाँ ऊपर अपने पैसेज में जाना और जहाँ आपको ये वर्ड दिखेगा ना बस क्लाइम्स हायर, इसी के आसपास में आपका आंसर होगा। अभी आपको दिखाती भी हूँ, बट ये ध्यान रखना आंसर कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखना है, अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है गाइस। वो भी सिखा दूंगी अभी कैसे करना है, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपना। साइट अ पॉइंट इन एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट सजेस्ट द नरेटर विश एज द बस क्लाइम्ड हायर, ठीक है। तो मैं अभी आपको शो भी कर देती हूँ कैसे पैसेज के ऊपर गए। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें वो वाला पैराग्राफ ढूंढना है जहाँ पे हमें ऐसा दिखाई दे, क्या दिखाई दे, बस क्लाइम्ड हायर लिखो। ये देखो आप पैसेज नंबर 2, एज द बस क्लाइम्स, सेम टू सेम थोड़ी लिखा होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट है। एज द बस क्लाइम्स द स्काई ब्रिलियंट बिफोर ग्रो ओवरकास्ट, आई हैव ब्रॉट नथिंग वेयर टू वार्म। क्या कह रहे हैं हमारे नरेटर, उनके पास कुछ गर्म कपड़े पहनने के लिए नहीं थे। इट इज़ ऑल डाउन एट द होटल इन उर्की रेन बिगेंस टू फॉल। तो इन्होंने क्या बोला कि जैसे जैसे बस
ऊपर चढ़ रही थी तो स्काई बहुत सुंदर हो गया था, बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी हो गया था, और मैं कुछ कपड़े नहीं लाया, अपने गर्म कपड़े नहीं लाया हूँ पहनने के लिए। तो मतलब आप समझ गए क्या हुई नरेटर की विश। यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, नरेटर की विश बताओ, जैसे जैसे बस ऊपर गई नरेटर की विश क्या थी, तो ये उनकी विश ही तो है। आप डायरेक्ट नहीं लिखा है कि उनकी विश है, और जैसे जैसे बस ऊपर जा रही थी उनको ठंड लग रही थी तो उन्होंने सोचा कि क्यों मैं अपने लिए गर्म कपड़े नहीं लेकर आया हूँ। यही तो है नरेटर की विश। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, साइट अ पॉइंट इन एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट सजेस्ट द नरेटर विश, जो नरेटर की विश को शो कर रहा है। तो हम बस अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे कि जैसे जैसे बस ऊपर जा रही थी, एज द बस क्लाइम्ड हायर या व्हेन द बस क्लाइम्ड हायर, क्या हुआ, नरेटर स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड एंड ही रिग्रेट्स दैट ही हैड नो वार्म क्लोथ, समथिंग लाइक दैट। अपनी लैंग्वेज में बना के आप लोगों को आंसर लिखना है। ओके, क्लाइम्ड हायर, नरेटर स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड, उन्हें ठंड लगने लग गई होगी, तभी तो उन्हें चाहिए थे वार्म क्लोथ्स। वार्म क्लोथ्स की जगह वूलन क्लोथ्स मेंशन कर देना। ही रिग्रेट, उनको क्या करा, उन्होंने विश करा ना, मतलब कि वो रिग्रेट कर रहे थे, अरे मैं गर्म कपड़े क्यों नहीं लेके आया। एनीथिंग लाइक दैट आप आंसर बना देना। अभी आपको बताऊंगी भी आंसर कैसे लिखना है। ओके, तो समझ गए ना आप। नीचे हमने क्या देखा, बस क्लाइम्ड हायर लिखा हुआ था, वहीं पैसेज नंबर 2 में हमें दिख गया। इसकी 3-4 लाइंस को रीड करना, आंसर को समझना एंड देन फॉर्म इन योर ओन लैंग्वेज। ओके, अब गाइस पूरे पैसेज को रीड करना बहुत ज़रूरी है, तो हम पैसेज को भी रीड करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आप जो है पैसेज को रीड करना। ठीक है, पैसेज को हिंदी में अपने मन में बोलते रहना। ठीक है, जोर जोर की तो नहीं बोल सकते एग्जाम हॉल में, अपने मन में ट्रांसलेट करते रहना, ये हेल्प करेगा आपका क्वेश्चन फॉर्म करने में। वी सिट इन द लास्ट रो बम्ड अबाउट फ्री ऑफ स्टेट, क्या शुरू करा उन्होंने कि हम लास्ट रो में बैठे थे। किसकी लास्ट रो में बैठे होंगे, ऑब्वियसली बस की लास्ट रो में बैठे होंगे। लास्ट रो में आपको पता है, आप लास्ट रो में बैठोगे तो बम्स आते हैं, यानी कि जब बस जो है गड्ढों पे से जाती है तो वी कैन फील इट, हमें पता चलता है कि अच्छा बस जो है गड्ढे पे से जा रही है। एंड फ्री ऑफ स्टेयर्स, बट लिखा है उन्होंने कि भैया बम्स तो होते हैं अगर आप बस की लास्ट रो वाली सीट पे बैठोगे, बट फ्री ऑफ स्टेयर्स होती है। बट उसकी एक एडवांटेज भी है, क्या है कि फ्री ऑफ स्टेयर्स। स्टेयर मतलब पता है ना आपको, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, स्टेयर मतलब क्या होता है। स्टेयर मतलब घूरना, यानी कि अगर मैं बस की लास्ट सीट में बैठा हूँ तो मुझे बम्स तो हो रहे थे बस की राइड में, बट जो है मुझे कोई घूर नहीं रहा था। ठीक है, डन। द बस रोल्स आउट ऑफ द डल क्रॉस रोड्स ऑफ द सिटी, सिटी से बाहर गई बस, कहाँ पर आ गई, कंट्री साइड में आ गई। जल्दी जल्दी रीड करना है इसको। ठीक है, और क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारी सनफ्लावर की फील्ड्स थी, जहाँ पे वाटर नहीं था वहाँ क्या था, डेजर्ट था। इस तरीके से आपको गाइस पैसेज को रीड करना है थोड़ा थोड़ा। व्हाइल सिटिंग ऑन लेवल ग्राउंड वी सी इन डिस्टेंस द टॉल माउंटेन रेंज, उनको माउंटेन दिख रहा था दूर वहाँ से, कौन सा माउंटेन था वो, माउंट बोगडा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, इट इज 5000 मीटर्स हाई, 5000 मीटर हाई है वो, कौन सा, ये वाला माउंटेन। एंड द पीक्स आर अंडर परमानेंट स्नो, और उस पर स्नो भी है, इन पावरफुल कंट्रास्ट टू द फ्लैट डेजर्ट ऑल अराउंड। ठीक है, हेवंस लेक लाइज पार्ट अवे, एक पैसेज मैंने आपको रीड करके दिखा दिया। इसी तरीके से गाइस आप पैसेज को जो है, जो आपका रीडिंग टाइम होगा या जब आप अपना सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करके रीड कर लेना एंड फोकस करना कि फिर आप क्वेश्चन आंसर्स पे मूव करो। और जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें कितना जल्दी मिल गया, देखा आपने, जब हमने देखा कि अरे ये कीवर्ड यहाँ से मैच कर रहा है, हमने उसको समझा एंड वी डिकोडेड द आंसर। तो ऐसे ही मूव करना अपने सेकंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से रीड कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपका जो सैम्पल पेपर है उसमें भी हमें दे रखे हैं कि आपको पैसेजेस में से वर्ड्स रिप्लेस करने हैं। डन। तो जो सैम्पल पेपर वाला क्वेश्चन है वो भी मैंने सॉल्व करा दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है अगर आपको डायरेक्ट सैम्पल पेपर वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ओके, तो चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। रीराइट द गिवन सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड विद अनदर फ्रॉम पैराग्राफ 7। आप लोगों को ये वाले सेंटेंस को रीराइट करना है, कौन से वर्ड से रिप्लेस करके, इस वर्ड से रिप्लेस करके, और आपको अपना जो रिप्लेस करना है वो कहाँ मिलेगा, पैराग्राफ नंबर 7 में। तो पढ़ते हैं। The book increases the difficulties he faced in starting his career. Increases, आपको पैराग्राफ 7 में से एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब ऑलमोस्ट क्या हो, जिसका मीनिंग क्या मिल रहा हो हमें, इंक्रीज होना, किसी चीज़ का बढ़ना या किसी चीज़ को बढ़ाना। क्या लिखा है यहाँ कि बुक ने बढ़ा दी क्या, डिफ़िकल्टीज ही, मतलब किसी लड़के की जो उसको स्टार्टिंग ऑफ द करियर में फेस करनी पड़ी। डन, समझ में आ गया आपको। तो आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब क्या हो, किसी चीज़ को इंक्रीज करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। अब एग्जाम में डेफिनेटली आपको ऐसा रीराइट वाला क्वेश्चन आएगा, तो जो आपका अंडरलाइन फेज होगा या जो अंडरलाइन वर्ड होगा उसका मीनिंग समझना कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है। यहाँ पे किसी चीज़ के बढ़ने के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, इंक्रीज वर्ड का मतलब ये होता है। तो जो आपको लाइन्स गिवन होंगी, जैसे यहाँ मैंने पैराग्राफ 7 लिखा है, एग्जाम में लाइन नंबर दिस टू लाइन नंबर दिस आ सकता है, तो वहीं पर उस लाइन में आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब बढ़ने से हो, इंक्रीज होने से हो, या जो भी आपको गिवन होगा। तो हम सीधा अपने पैराग्राफ 7 पे चलते हैं और अपना आंसर ढूंढते हैं। He doesn't answer me immediately
टर्निंग इंस्टेड टू एग्जामिन सम रेसिप्ट्स। तो अब तो बहुत ध्यान से पढ़ना अपने पैसेज को, अब जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना जब क्वेश्चन ढूंढ रहे, अब तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। करते हैं, ही डजंट आंसर मी इमीडिएटली, उसने मुझे जल्दी से आंसर नहीं करा। यहाँ वर्ड जो है हाईलाइट कर लो, इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब जल्दी करना, इमीडिएटली का मतलब क्या, वो नहीं होता क्या, किसी चीज़ का बढ़ना, ठीक है। टर्निंग इंस्टेड, टर्न हो जाना यानी कि नहीं, उसने दूसरा काम शुरू कर दिया। टर्निंग इंस्टेड टू एग्जामिन सम रेसिप्ट्स, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका मतलब बढ़ने से, इंक्रीज होने से हो। विद एग्जैजरेटेड इंटरेस्ट, क्या एग्जैजरेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? एग्जैजरेटेड मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, बहुत खींचना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। गाइस यही है हमारा आंसर, यही तो हमसे पूछा गया है कि एक ऐसे वर्ड को रिप्लेस करो पैसेज 7 में से, पैराग्राफ 7 में से सॉरी, जिसका मतलब क्या हो, इंक्रीज होना, किसी चीज़ को बढ़ाना। अब इसको अपनी लाइन पे जो है फिट करके देखते हैं हम एग्जैजरेटेड को, हमारा मीनिंग बन जाएगा। क्या लिखा था? द बुक इंक्रीज द डिफिकल्टीज, तो हम लिख देंगे द बुक एग्जैजरेटेड द डिफिकल्टीज, डन। तो हमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना था जिसका मतलब क्या हो, किसी चीज़ को इंक्रीज करना या किसी चीज़ को बढ़ाना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर एग्जैजरेटेड। तो एग्जाम में भी आपको ऐसी तरीके से अपने आंसर्स को ढूंढना है। एंड इनफैक्ट एक और आपको हिंट देती हूँ, कई बार ना कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। कुछ ऐसा कोई डिफिकल्ट सा वर्ड हुआ जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहीं आपका आंसर मिल जाता है, तो उसको भी डिकोड करने की कोशिश करना, ओके। तो लेट्स सी हमारा आंसर क्या होगा, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, द बुक एग्जैजरेटेड द डिफिकल्टीज ही फेस्ड इन स्टार्टिंग हिज करियर, ठीक है। द बुक्स ने क्या कर दी, बहुत बढ़ा दी, एग्जैजरेट कर दी उसकी डिफिकल्टीज जो उसने अपने करियर में फेस करी स्टार्टिंग में, ओके डन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम पैसेज 4 टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। आपको पैसेज 4 में एक वर्ड मिलेगा जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर देगा, तो लेट अस सी कि सेंटेंस क्या है। ये है हमारा क्वेश्चन, द फ्रूट डैश ट्रंडल्ड हिज कार्ट अलोंग द स्ट्रीट। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि यहाँ पे एक वर्ड आपको फिट करना है, कहाँ से ढूंढ के, पैसेज नंबर 4 में से ढूंढ के, जो आपके सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। द फ्रूट डैश ट्रंडल्ड हिज कार्ट अलोंग द स्ट्रीट, कार्ट पता है ना जो ठेला होता है, तो लिखा है कि द फ्रूट डैश ट्रंडल्ड हिज कार्ट अलोंग द स्ट्रीट, यानी कि वो अपनी जो है कार्ट लेके पूरी स्ट्रीट में जा रहे थे। फ्रूट डैश, अब फ्रूट कौन होते हैं, फ्रूट बेचने वाले होते हैं, तो समथिंग रिलेटेड टू दिस हमें अपने पैसेज में ढूंढना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको पैसेज 4 पे चलते हैं हम, और आप रीड करना और आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, एंड देन आई विल टेल यू द रियल आंसर ऑल्सो। तो खुद से आप ढूंढने की कोशिश करना। चलते हैं अपने पैसेज नंबर 4 पे। अब गाइज आपको एग्जाम में अगर पैरा 4 नहीं लिखाएगा तो आपको लाइंस दे दी जाएंगी, इससे इस लाइन में आप अपना आंसर ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सी, रीड करो इसको बहुत अच्छे से, इस वाले पैरा को रीड करो, आई एम गिविंग यू टाइम, रीड करो। यहाँ पे ढूंढो एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब हो कोई बेचने वाला, फ्रूट सेलर, समझ गए ना, आपकी फ्रूट बेचने वाले ने अपनी कार्ट जो है पूरे स्ट्रीट्स में वो लेकर गए, तो क्या वर्ड फिट बैठ सकता है। ऐसे हिंदी में जैसे मैं बता रही हूँ, खुद से सोचना, मन में सोचना कि क्या बोल रहा है ये सेंटेंस, क्या इसमें फिट बैठ सकता है। तो लेट्स सी, रीड कर लो। फॉर दोज हु लिव इन रिसोर्ट, जो रिसोर्ट में रहते हैं, देयर इज अ स्मॉल मेस हॉल, उनके लिए स्मॉल मेस हॉल है बाय द शोर। वी ईट हेयर समटाइम्स एंड समटाइम्स बाय फ्रूट फ्रॉम द वेंडर्स आउटसाइड, कभी कभी मेस में खाते हैं और कभी कभी कहाँ से खाते हैं खाना, फ्रॉम द वेंडर्स आउटसाइड, खाना वेंडर्स। गाइज ये रहा हमारा आंसर। वेंडर मतलब क्या होता है, किसी सामान को बेचने वाला, ठीक है। तो कौन है हमारा, नीचे क्या लिख देंगे हम, फ्रूट वेंडर लिख देंगे। फ्रूट सेलर, जैसे हमने सोचा था ना फ्रूट सेलर, सेलर से रिलेटेड क्या हो गया, यहाँ हमें अपने पैसेज में से वर्ड मिल गया वेंडर। क्या बोल रहे हैं नरेटर, कभी कभी हम मेस में खाना खा लेते थे और कभी कभी बाहर जो खाना बेच रहे हैं उनसे खा लेते थे। कौन बेच रहे थे खाना, वेंडर्स बेच रहे थे आउटसाइड, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर वेंडर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम अपने। Next question. As the bus climbs, the sky, brilliant before grows overcast. Replace the underlined word without changing the meaning of the sentence. ठीक है, कौन सा है अंडरलाइन वर्ड, ये है आपका अंडरलाइन वर्ड ओवरकास्ट। तो ये कहा कि जैसे जैसे बस हाई गई, तो मैंने आपको बताया था सेकंड वाले पैराग्राफ में हमने कैसा क्वेश्चन करा ही है, तो हमेशा अपने ना क्वेश्चन में से क्लूज लेना, अगर आपको जल्दी भी सॉल्व करना हो तो और, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखा बस क्लाइम हाई, कौन से वाले पैरा में हमने पढ़ा था बस हाई जा रही है, हमने सेकंड वाले पैरा में देखा था, वहीं जाके अपना आंसर ढूंढेंगे। एज द बस क्लाइम्स द स्काई ब्रिलियंट बिफोर ग्रो ओवरकास्ट, ठीक है। तो अभी सोचो जरा, बस जैसे जैसे ऊपर जाती है स्काई ब्रिलियंट हो जाता है, और स्काई में क्या होते हैं सबसे ज़्यादा, ओवरकास्ट। सपोज करो आपको ओवरकास्ट का मीनिंग ही नहीं पता, ठीक है, आपको ओवरकास्ट का मीनिंग नहीं पता, आपको एग्जाम में भी कोई ऐसा वर्ड आ सकता है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता हो और आपको बोला जाए इसको रिप्लेस करो किसी वर्ड से, तो उसको जो है मीनिंग समझने की कोशिश करना। जैसे जैसे बस हायर ऑल्टीट्यूड पे गई, क्योंकि माउंटेन पे जा रहे थे वो, ठीक है, तो जैसे जैसे बस ऊपर जा रही थी, द स्काई ब्रिलियंट बिफोर ग्रो ओवरकास्ट, स्काई कैसा हो जाता है जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे,
क्या होता है, बहुत सारे क्लाउड्स होते थे, बादल आ जाते हैं बहुत सारे, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम तो क्या होगा, बहुत सारे बादल होते हैं ना वहाँ पहाड़ों की तरफ, या स्काई बहुत डार्क हो जाता है, तो समथिंग लाइक दैट ओनली यू हैव टू राइट। क्या है इसका आंसर कि एज द बस क्लाइम्स द स्काई ब्रिलियंट बिफोर ग्रोस क्लाउडेड। ठीक है, तो अपनी तरफ से थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यूज़ करना है कि जैसे जैसे बस ऊपर जाएगी क्या होगा, स्काई कैसा होगा, बादल आ जाएंगे वहाँ पे, वही हम लिख देंगे द स्काई ग्रोस क्लाउडेड। ऊपर ओवरकास्ट लिखा है और अगर आपको ओवरकास्ट का मीनिंग पता है दैट्स ओके, बट अगर नहीं भी पता है तो आप खुद से जो है समझ सकते हो मीनिंग को। द स्काई ग्रोस क्लाउडेड यानी कि बहुत ही क्लाउडी हो गया। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एनालाइज द एडवांटेजेस ऑफ सिटिंग इन द लास्ट रो अकॉर्डिंग टू द नरेटर। तो अभी जब पहली वाली लाइन रीड करी थी तो मैंने बताया था ना आपको, उन्होंने क्या बोला कि लास्ट रो में जब बैठे थे तो वहाँ बम्प्स आते थे, यानी कि जब बस पे से गड्ढे में से जा रही है तो वी कैन फील इट, पता चलता है कि अच्छा बस ऐसे चल रही है। बट लास्ट रो में बैठने का फ़ायदा क्या बताया उन्होंने कि कोई उन्हें स्टेयर नहीं कर रहा है, कोई उन्हें घूर नहीं रहा है। आपको पता है आंसर में क्या लिखना है आपको कि लास्ट सीट पे बस में बैठने का क्या पूछा गया है, एनालाइज द एडवांटेज। आपको एडवांटेज एनालाइज करनी है सिटिंग इन द लास्ट रो अकॉर्डिंग टू द नरेटर। अकॉर्डिंग टू द नरेटर लास्ट रो में बैठने की एडवांटेज क्या थी कि कोई उन्हें घूर नहीं रहा है। बट भैया पैसेज में से नहीं लिखनी है वो लाइन कि कोई उन्हें स्टेयर नहीं करेगा, खुद से बना के लिखनी है। तो वी विल राइट द नरेटर वो प्लीज टू सिट इन द लास्ट रो। थोड़ा सा हमने लैंग्वेज को थोड़ा अलग कर दिया कि उन्हें अच्छा लग रहा था पीछे बैठना ना, बस की पीछे वाली सीट पे, तो हमने लिख दिया द नरेटर वॉज प्लीज टू सिट इन द लास्ट रो। ठीक है, यानी कि उन्हें बहुत अच्छा लगा लास्ट रो में बैठ के, एज नो वन वॉज लुकिंग एट हिम देयर, क्योंकि उनको वहाँ कोई देख नहीं रहा था। गाइस बात तो वही बतानी है ना, बस अपनी लैंग्वेज में बता देना रादर देन कॉपिंग द लाइन फ्रॉम देयर। आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, कोई तुम्हें घूर नहीं रहा है मतलब क्या, तुम्हें कोई देख नहीं रहा है। तो हमने लिख दिया The narrator was pleased to sit in the last row as no one was looking at him there and he was saved from stairs। और हमने क्या लिख दिया, he was saved, वो बच गए किससे, stairs से। stairs मतलब किसी के भी घूरने को कहते हैं। ये बन गया आपका आंसर। So you have to answer like this। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। स्टेट द रीजन दैट इज एविडेंट फ्रॉम लाइन 5 to 10 दैट इंडिकेट्स राइटर फेल अनकंफर्टेबल व्हेन बस क्लाइम्ड हायर। ठीक है, क्या है, एक रीज़न बताओ जो ये शो कर रहा है, लाइन नंबर 5 to 10 में आपको आंसर मिलेगा, जो ये इंडिकेट करता है कि राइटर ना हमारे अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, जैसे जैसे बस जो है हायर ऑल्टीट्यूड पे जा रही थी वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। तो पढ़ते हैं जाके क्या रीज़न था जो हमारे ऑथर जो है या नरेटर जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, लाइन नंबर 5 to 10। तो चलो हम अपने पैसेज की फर्स्ट लाइन पे जाएंगे और देखते हैं लाइन नंबर 5 to 10 कहाँ से स्टार्ट हो रही है। डन, तो ये पहली लाइन डन, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, यहाँ से शुरू हो गई हमारी फिफ्थ लाइन। रीड करो ऐसे, एज द बस क्लाइम्ड द स्काई ब्रिलियंट बिफोर ग्रो ओवरकास्ट। हमने समझ लिया इसका आंसर। आई हैव ब्रॉट नथिंग वार्म टू वेयर, ये तो उन्हें रिग्रेट हो रहा था, अनकंफर्टेबल, यहाँ तो उन्हें रिग्रेट हो रहा था ना, उन्हें विश करी कि काश गर्म कपड़े होते। इट इज़ ऑल डाउन एट होटल इन उड़की। ठीक है, रेन बिगैन्स टू फॉल, बारिश होने लगती है। ठीक है, द मैन मी इज ईटिंग एन ओवरपावरिंगली स्मेली गुड चीज़। ये लाइन पढ़ी आपने, क्या कह रहे हैं वो कि एक तो जब ऊपर जा रहा था मेरे पे गर्म कपड़े नहीं थे, दूसरा क्या हुआ कि मेरे पीछे आदमी बैठा था वो क्या खाता था, गोट चीज़ खा रहा था, और वहाँ स्मेली, देखो आप स्मेली वर्ड पढ़ते हैं आप समझ जाओ कि वो अनकंफर्टेबल हो रहे होंगे डेफिनेटली उस गोट चीज़ की स्मेल को जो है सूंघकर। और यहाँ ओवर पावरिंगली लिखा मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी। डन, तो यहाँ पे हमारे को अपना पहला रीज़न पता चल गया कि वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे बिकॉज जो पीछे उनके गोट चीज़ खा रहा था आदमी बैठ के उसकी स्मेल की वजह से। डन, नेक्स्ट देखो आप, द बस विंडो लीक्स इनहॉस्पिटेबली बट रिवील अ ब्यूटीफुल व्यू। यानी कि बस की विंडो लीक भी कर रही थी। अब खुद इमेजिन करो, बस में बैठ के जा रही हो, बारिश हो रही है और बस की विंडो लीक कर रही है, तो क्या होगा, पानी आने लगेगा, आपके ऊपर भी पानी गिरेगा, तो कंफर्टेबल हो गया नहीं, अनकंफर्टेबल हो गया। तो यही दो रीज़न है हमारे कि जैसे जैसे बस ऊपर गई बारिश होने लग गई तो जो है वहाँ जो गैप्स थे, विंडोज़ के लीक्स थी, उसमें से भी पानी आने लगा, उसने अनकंफर्टेबल करा हमारे नरेटर को। दूसरा क्या, वो जो गोट चीज़ खा रहा था तो चीज़ की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल थी उससे वो इरिटेट हो रहे थे या आपको अनकंफर्टेबल हो रहे थे। वही दो चीज़ें हम अपने आंसर में मेंशन कर देंगे, बट यहाँ से लाइंस कॉपी नहीं करनी है, खुद से बना के लिखना है। ओके, तो लेट अस सी कैसे आंसर कर सकते हैं। तो हमने कैसे आंसर करा, येस ही फेल्ट अनकंफर्टेबल as bus climbed higher because behind him there was a man who was eating गोट चीज़ विद स्ट्रॉन्ग स्मेल। हमने क्या कह दिया कि हाँ वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि उनके पीछे एक आदमी बैठ के गोट चीज़ खा रहा था बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल का। ठीक है, ओवरपावरिंगली को हमने रिप्लेस कर दिया। एंड द साइड विंडो हैड एन ओपनिंग दैट अलाउड वाटर इनसाइड। रादर देन राइटिंग लीक्स हमने क्या लिख दिया कि जो साइड विंडो थी उसमें एक ओपनिंग थी जो वाटर इनसाइड आने दे रही थी, जिसमें से वाटर अंदर आ रहा था, तो मतलब कि साइड विंडो लीक थी। बट हमने डायरेक्ट लीक वर्ड मेंशन नहीं करा, हमने ऐसे लिख दिया कि साइड विंडो में एक ओपनिंग थी यानी कि गैप्स थे उसमें और वहाँ से पानी बस में अंदर आ रहा था।
तो इस वजह से हमारे नरेटर जो है क्या हो रहे थे, अनकंफर्टेबल हो रहे थे। बट द सीनरी आउटसाइड द विंडो वॉज वेरी ब्यूटीफुल। चाहो तो इस लाइन को मेंशन कर सकते हो, बट नरेटर बताते हैं कि 2 विंडो में से लीक हो रहा था पानी, बट जो विंडो के बाहर की सीनरी थी वो बहुत सुंदर थी। चाहो तो मेंशन कर सकते हो, बट जो सीनरी थी आउटसाइड द विंडो वॉज वेरी ब्यूटीफुल। उन्होंने अलग लैंग्वेज यूज़ करी, हमने अलग लैंग्वेज में लिख दिया कि जो सीनरी थी बाहर की वो सुंदर थी। डन। तो हमने लिख दिया येस ही फेल्ट अनकंफर्टेबल एज द बस क्लाइम्ड हायर। उन्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ। पहला रीज़न बता दिया कि गोट चीज़ खा रहा था उनके पीछे बैठ के कोई, एंड उसकी वजह से उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे। दूसरा, जो साइड विंडो थी हैड एन ओपनिंग दैट अलाउड वाटर इनसाइड। वो वहाँ पे एक ओपनिंग थी जो पानी अंदर आने दे रही थी, तो वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द नरेटर इज आयरॉनिक अबाउट द पेयर ऑफ ट्राउजर्स लेंड बाय मिस्टर चाओ। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स और मिस्टर चाओ। तो चलो पैसेज पे जहाँ पे आपको वर्ड दिखेगा पेयर ऑफ ट्राउजर्स और मिस्टर चाओ, वही आंसर पता चलेगा। बताना क्या आयरनी थी। आयरनी मतलब कि जो एक्सपेक्ट करा था उससे अलग था, ठीक है। तो आपको बताना है पेयर ऑफ ट्राउजर्स की क्या आयरनी थी। तो पढ़ो इस सेंटेंस को तब समझ पाओगे। कौन है मिस्टर चाओ? आई एम सो अफेक्टेड बाय कोल्ड। मुझे ठंड लग रही थी, उन्होंने पहले ही बताया था। दैट मिस्टर चाओ द रिलैक्स यंग मैन हु रन्स द मेस, यानी कि जो मेस चलाते हैं, लेंस मी अ स्पेयर पेयर ऑफ ट्राउजर। तो उनको मिस्टर चाओ ने क्या दी? अपनी स्पेयर पेयर ऑफ ट्राउजर्स दे दी। पेयर ऑफ ट्राउजर समझ गए ना, पैंट हो गई। सेवरल साइजेस टू लार्ज। अब वो पेयर ऑफ ट्राउजर कैसे थी? सेवरल साइजेस टू लार्ज, काफ़ी बड़ी थी उनके साइज से, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सल मान लो आप, ठीक है। बट मोर देन कंफर्टेबल, बट बहुत कंफर्टेबल थी। तो यही है गाइस हमारी आयरनी। उन्होंने जैसे उनको पेयर ऑफ ट्राउजर्स मिली तो उनको वो क्या लगी? बहुत लार्ज लगी। अरे बहुत बड़ी है ये तो वो उनको जब उन्होंने पहना उसे तो उन्हें समझ में आया कि अरे ये तो बहुत कंफर्टेबल है। तो यही है आयरनी कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट करा उससे अलग हुआ। उनको लगा कि अरे ये तो बहुत एक्स्ट्रा लार्ज है ये वाली पेयर ऑफ ट्राउजर्स, बट जब उन्होंने उसे पहना तो उन्हें बहुत कंफर्टेबल लगा। तो यही आयरनी आपको एक्सप्लेन करनी है, बट पैसेज की लाइंस कॉपी नहीं करनी कि आप डायरेक्ट लिख रहे हो, आपको थोड़ा सा उसको चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसको? आप मुझे थोड़ा सा आंसर फॉर्म करके देखो कॉमेंट्स में, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ कि उनको क्या लगा। जैसे उनको पेयर ऑफ ट्राउजर्स मिली तो वो कैसी थी, आप इसका एक्स्ट्रा लार्ज लिख देना, टू लार्ज लिखा है, या आप लिख देना वॉज वेरी ह्यूज, समथिंग लाइक दैट। बट उससे क्या हुआ, उसकी आयरनी क्या थी कि जब उन्होंने वो पहना तो वो उनको बहुत ही रिलैक्सिंग लगी। कंफर्टेबल मतलब रिलैक्स फील कर रहे थे वो, उसमें ईजी थी बहुत ही वेयर करने में। कंफर्टेबल को कम्फी भी लिख सकते हो आप, एनीथिंग लाइक दैट यू कैन आंसर है कि पेयर ऑफ ट्राउजर क्या थे? लार्ज थे। तो आप टू लार्ज लिखने की जगह थोड़ा डिफरेंट वर्ड यूज़ करना, जैसे कि आप क्या लिख सकते हो? ओवर साइज्ड लिख सकते हो। कोई चीज़ काफ़ी एक्स्ट्रा लार्ज को क्या लिख सकते हो? ओवर साइज्ड। डन। और नेक्स्ट क्या लिखना है? कंफर्टेबल डायरेक्टली लिखने की जगह किसी चीज़ में आप कंफर्टेबल हो तो मतलब यू आर रिलैक्सिंग, आप रिलैक्स फील कर रहे हो। कंफर्टेबल की जगह आप कम्फी भी लिख सकते हो। तो ऐसे वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं जिनका मीनिंग तो सेम ही रहे बट कॉपी ना करे गए हों पैसेज में से। तो कैसे आंसर बना सकते हैं हम? लेट अस सी कि मिस्टर चाओ ने जो हमारे नरेटर को जो ट्राउजर्स दी थी वो काफ़ी ओवर साइज थी, बट दे वर वेरी रिलैक्सिंग टू वेयर, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग थे, ठीक है। तो लेट्स सी द आंसर। ऑफ ट्राउजर्स लेंट बाय मिस्टर चाओ वर ओवर साइज बट ही फेल्ट वेरी कंफर्टेबल एंड रिलैक्सिंग इन दोज पेयर ऑफ ट्राउजर्स। हमने सिंपल लिख दिया कि बहुत ओवर साइज थे बट हमारे नरेटर उसमें बहुत रिलैक्सिंग फील करते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आपको 8 मार्क्स का ही पैसेज आ रहा है, वन चॉइस क्वेश्चन इज देयर। हाउ कैन वी से दैट नरेटर लाइक टू बाय फूड फ्रॉम आउटसाइड? हम कैसे कह सकते हैं कि नरेटर को बाहर का खाना खाना पसंद है, ठीक है। तो फूड फ्रॉम आउटसाइड ये हमारा कीवर्ड है पैसेज में से, वो वाला हमें पैराग्राफ ढूंढना है जहाँ हमें मिले फूड फ्रॉम आउटसाइड लिखा हुआ, और वहीं हमारा हमें आंसर मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आप लोगों को पैसेज सॉल्व करना है अच्छे तरीके से तो कीवर्ड क्वेश्चन के उसे पैराग्राफ में ढूंढना, ठीक है। तो बाय फूड फ्रॉम आउटसाइड, तो लेट अस सी कौन से पैराग्राफ में फूड फ्रॉम आउटसाइड की बात हो रही है? तो पहले दूसरे पैराग्राफ में तो फूड की कोई बात ही नहीं हो रही थी, वो जर्नी डिस्क्राइब कर रहे थे। थर्ड पैराग्राफ चेक करते हैं क्या वहाँ पे कुछ है। थर्ड पैराग्राफ में कॉटेज की बात हो रही है, स्नो की बात हो रही है, लेक की बात हो रही है, यहाँ पे भी कोई फूड की बात नहीं हो रही है। यहाँ फोर्थ पैराग्राफ में है, यहाँ हो रही है गाइस फूड की बात। इस तरीके से जल्दी पैसेज सॉल्व करना हो तो ऐसे देखना, ठीक है। फ्रॉम दोज हु लिव इन द रिजॉर्ट देयर इज अ स्मॉल मेस हॉल बाय द शोर, ठीक है। वी ईट हेयर समटाइम्स एंड समटाइम्स बाय फूड फ्रॉम द वेंडर्स आउटसाइड, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया कभी कभी हम बाहर से खाना खरीदते हैं, यही मिलेगा आंसर हमें हमारा, वेंडर्स आउटसाइड, ठीक है। वेंडर्स क्या बेच रहे हैं? हु सेल कबाब एंड नान until the last bus leaves। तो वो वेंडर्स क्या बेच रहे हैं बाहर? कबाब बेच रहे हैं और नान बेच रहे हैं। जब तक आखिरी बस नहीं निकलती तब तक वो बेचते रहते हैं उनको, ठीक है। उनकी शॉप खुली रहती है। द कबाब्स कुक्ड ऑन skewers over charcoal braziers are particularly good। तो वो कबाब, गाइस कबाब कैसे बनते हैं? बारबेक्यू होते हैं ना, वो कोल के ऊपर बनते हैं, तो वही उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है।
आर पर्टिकुलरली गुड, उन्हें वो बहुत अच्छे भी लगते हैं, हाईली स्पाइस्ड है एंड वेल डन है। कैसे हैं? हाईली स्पाइसी होते हैं और बहुत ही वेल डन होते हैं। तो समझ गए आप, इसीलिए तो नरेटर बाहर खाना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखो इतनी तारीफ़ करी है बाहर के मिलने वाले खाने की कि वो इतने टेस्टी कुक होते हैं, वो काफ़ी स्पाइसी होते हैं और चारकोल पे बने होते हैं। तो यही आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दोबारा क्वेश्चन रीड कर लो कि वाई हमारे नरेटर जो है क्यों प्रेफर करते हैं बाहर खाना खाना, या हाउ कैन वी से दैट नरेटर लाइक टू बाई फूड फ्रॉम आउटसाइड। हम कैसे कह सकते हैं उन्हें बाहर से खाना खरीदना पसंद है। तो वो उन्होंने खुद ही बता दिया कि वहाँ जो कबाब मिलते हैं उन्हें बड़े टेस्टी लगते हैं। बस समझा देना इसको आंसर में, नरेटर लव टू इट। अब डायरेक्टली हमने ये नहीं लिखा कि वो लाइक करते हैं, हमने डिफरेंट कर दिया, लाइक की जगह लव यूज़ कर दिया। नरेटर लव टू ईट फूड फ्रॉम आउटसाइड एज इट वॉज वेरी डिलीशियस। बाहर से खाना क्यों खा रहे हैं? सिंपल लिख दो, डिलीशियस था तभी खा रहे होंगे। ठीक है। ही लव टू ईट परफेक्टली कुक्ड। अब उन कबाब को एक्सप्लेन कर देना। उन्होंने कैसे बोला? स्क्यूअर्स पे, चारकोल पे पक रहे थे। तो चारकोल पे जो चीज़ पकती है उसको हम क्या कह देते हैं? बारबेक्यू कह देते हैं। तो वही हम लिख देंगे। उन्होंने क्या बोला? वो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्पाइसी थे, वेल डन थे, तो हमने उसको डिलीशियस, टेस्टी मेंशन कर देंगे। खाने के लिए आप क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हो? टेस्टी, डिलीशियस, स्पाइसी, अच्छे तरीके से कुक हो रखे हों, वही लिख देना आप। और जो चीज़ चारकोल पे बननी है उसके लिए हम बारबेक्यू वर्ड यूज़ कर देंगे। तो नरेटर लव टू ईट फूड फ्रॉम आउटसाइड एज इट वॉज वेरी डिलीशियस। ही लव टू ईट परफेक्टली कुक टेस्टी स्पाइसी बारबेक्यूड कबाब्स। ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में गाइज आपका आंसर कंप्लीट हो गया। नरेटर को बहुत अच्छे लगते थे बाहर से खाना खाना, क्योंकि वो बहुत डिलीशियस था, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। परफेक्टली कुक्ड, उन्होंने नाइसली डन समथिंग लाइक देखा, हमने परफेक्टली कुक्ड लिख दिया। टेस्टी स्पाइसी बारबेक्यूड कबाब्स। और यहाँ पे गाइज आपके 8 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अब यहाँ पे गाइज हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम जरा रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या चीज़ें सीखी इस पैसेज से। सबसे पहली चीज़ हमने क्या सीखी कि 1-2 क्वेश्चन पढ़ के ही हमारे को पैसेज के बारे में समझ में आ सकता है पैसेज किस बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ गाइज, आप क्वेश्चन के कीवर्ड पैराग्राफ में ढूंढो। जैसे हमने बस क्लाइम्ड लिखा, देखा आपने क्वेश्चन के अंदर, तो हमने पैसेज में देखा कौन से पैराग्राफ में बस के क्लाइम होने की बात हो रही है, तो वो पैराग्राफ नंबर 2 में था। तो वहीं हमें हमारा आंसर मिल गया। हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ कि हम पूरा पैसेज पढ़ रहे हैं बार बार। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आपकी क्वेश्चन में से कीवर्ड ढूंढना और उसको पैराग्राफ में जाके ढूंढना। नेक्स्ट चीज़, जो रिप्लेस करने वाले क्वेश्चन थे उनमें आपको हिंदी में बार बार उस लाइन का मतलब समझना एंड उस जो है वर्ड को रिप्लेस करना। डन। और रिप्लेसिंग वाले क्वेश्चन में भी आपको कीवर्ड का ध्यान रखना है। जैसे कि वहाँ पे हमारे को जो है पैराग्राफ में लाइंस गिवन होगी तो उस कीवर्ड को ढूंढना जो उससे मैच करता हुआ। जैसे इंक्रीज था, इंक्रीज मतलब किसी चीज़ का बढ़ना, तो हमने उसे एग्जैजरेट से रिप्लेस कर दिया। एग्जैजरेट मतलब भी किसी चीज़ को बढ़ाना या खींचना होता है। डन। इस तरीके से आपको रिप्लेस करना है। एंड एग्जाम में जब आप कहीं पे रुक जाते हो, जैसे कि आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है गाइस, तो आप उस समय पे आप क्या कर सकते हो? उस समय पे आप वो जो पैसेज जहाँ पे आपको आंसर नहीं मिल रहा उसको बहुत अच्छे से रीड करना, 2-3 बार हिंदी में उसे बोलने की कोशिश करना मन में। आप डेफिनेटली जब उसका मतलब समझ में आएगा तो आंसर बना पाओगे। चैप्टर्स में भी तो हम यही करते हैं, हम खुद से आंसर की स्टोरी याद करते हैं। कोई चैप्टर अगर लिटरेचर में कहीं अगर रुक जाए कि अरे ये आंसर कैसे लिखें, तो हम पूरी स्टोरी याद करते हैं। अच्छा ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, और फिर आंसर बना के लिखते हैं। तो यहाँ पे भी आपको वही रूल लगाना है, क्योंकि खुद से आंसर लिखने हैं कि ये ऐसा कह रहा है, हमें ये मेंशन करना है। प्लस अगर आपको खुद से कैसे लिखे लाइन्स बना के, तो गाइस थोड़ा सा अपना जो है ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। जो आंसर है पहले उसको मन में फॉर्म कर लेना। जैसे ये लास्ट आंसर हमने देखा, जैसे वो अनकंफर्टेबल वाला हमने देखा, और जैसे हमने देखा कि उन्हें क्या विश कर रहे थे, वो तो हमने कहा कि उन्हें ठंड लग रही होगी ऑब्वियसली, जब वो हाइट पे जा रहे थे तो ठंड लगती है, तो क्या चाहिए होते हैं? गर्म कपड़े चाहिए होते हैं। गर्म कपड़े हमारे पैसेज में मेंशन थे वार्म क्लोथ्स, तो उसकी जगह हमने वूलन क्लोथ्स मेंशन कर दिया। तो थोड़ा डिफरेंट वर्ड यूज़ करके अपने आंसर को बना देना। एंड बहुत टेंशन मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर इस पैसेज को सॉल्व करना स्टार्ट करना। जब स्टार्टिंग में ही सोचोगे अरे कैसे बनेंगे आंसर, ये नहीं सोचना, बहुत बढ़िया तरीके से आप सारे आंसर्स बना देंगे। डोंट वरी, बहुत अच्छे तरीके से आप एक एक लाइन आंसर बना पाओगे। इन सभी स्टेप्स को ध्यान में रखना और अपने पैसेज को सॉल्व करना। नेक्स्ट वीडियो गाइज मैं आपके केस बेस्ड पैसेज के भी बना दूंगी, जिसमें आपको वो बार ग्राफ या चार्ट कोई गिवन होता है, डेटा गिवन होता है, और उसके बेसिस पे आपको आंसर बनाने होते हैं। डन। वो भी है। एंड जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है, जो सैम्पल पेपर का लेवल वाला हमारा क्वेश्चन है, वो भी मैंने सॉल्व करवा दिया है। उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।